नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और पीजीटी हिंदी के प्रश्न पत्रों का हम विस्तार पूर्वक एनालिसिस कर रहे हैं और 5 प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं और ये छठा प्रश्न है और हम प्रश्न पत्र के माध्यम से परीक्षा की तैयारी को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अगली परीक्षा जो होगी आपकी उसमें कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखिए, ये जो छठा प्रश्न है यह कामायनी से पूछा गया है। आप जानते हैं कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक कृति है। इसमें इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 ईस्वी। तो देखिए प्रश्न क्या है कि कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है और विकल्प दिए गए हैं ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न और कर्म। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा और स्वप्न। ईड़ा, कर्म, स्वप्न और ईर्ष्या। उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद की कृति है जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें कुल 15 सर्ग हैं और तीनों बातें कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, टीजीटी हो या पीजीटी हो। ध्यान रखेंगे ये श्रृंखला टीजीटी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितने पीजीटी के लिए है। ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है और इसका जो पहला सर्ग है वह सर्ग पहला कौन सा है? ये चिंता सर्ग। यह भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि चिंता सर्ग इसका पहला सर्ग है। तो एक सामान्य परिचय हो गया। अब प्रश्न है हमारा सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। तो सर्गों का जो सही अनुक्रम है आगे देखेंगे। एक कोड भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे याद रखना है। सर्गों का सही अनुक्रम है कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, ईड़ा आप जानते हैं नवा सर्ग है और स्वप्न। ठीक है, एक कोड है 1369 जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, और इस कोड के माध्यम से आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, चिंता श्रद्धा है। ठीक है, नवे में ईड़ा है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के सामान्य परिचय से मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको स्पीड से रिवीजन हो जाए। जयशंकर प्रसाद का जन्म देखिए 1889 में बनारस में होता है और आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का नाम नाटकों में भी लिया जाता है और छायावाद में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। छायावाद में 4 नाम आपको याद रखना है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इसमें से अभी हम बात कर रहे हैं छायावाद के बारे में। तो छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है किसको? जयशंकर प्रसाद को। ये जो है ब्रज भाषा में कलाधर नाम से लिखते थे, ऐसा भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इनका नाम याद रखेंगे कि कलाधर किनका नाम है? तो जयशंकर प्रसाद का नाम है कलाधर और ये ब्रज भाषा में लिखते थे ऐसा। ठीक है, बचपन का नाम झारखंडी है और कुछ मैंने इनके बारे में सामान्य परिचय दिया है पिता के बारे में। हालांकि इनकी रचनाओं से बहुत प्रश्न आता है तो इनकी रचनाओं में प्रमुख जो रचना है उसके बारे में मैंने यहाँ जिक्र किया है। सबसे पहली रचना है, आप देख पा रहे होंगे, आंसू। आंसू जो है हिंदी का मेघदूत कहा जाता है क्योंकि यह विरह प्रधान कृति है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला जो कहा जाता है झरण। आप जानते हैं 3 काव्यात्मक कृति है, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ये चारों इंपॉर्टेंट है और लगातार परीक्षा में रोटेट होता रहता है प्रश्न। तो याद रखेंगे छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला क्या है? झरना। उसके बाद इनकी कृति है हिंदी का पहला गीति नाट्य कहा जाता है जो कि करुणालय है, जो हिंदी का पहला गीति नाट्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का जिक्र किया है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनकी रचनाओं में जो महत्वपूर्ण है आंसू, झरना, लहर और कामायनी जो इनकी काव्यात्मक कृति है। इसमें जो कामायनी है ये महाकाव्यात्मक कृति। उसके बाद इनके नाटकों से प्रश्न स्टेट में जो नाटक लगा है पीजीटी में वो चंद्रगुप्त लगा है। तो और स्टेट की परीक्षा में पूछा भी गया था 5-7 सवाल चंद्रगुप्त से। तो इनके नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये महत्वपूर्ण है। और जनमेजय का नाग यज्ञ इस बार इनके नाटक से पूछा था कि जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ देखिए इनके प्रबंध काव्यों में आंसू, झरना, ये देखिए आंसू, लहर और कामायनी यहाँ पर आपको दिया गया है और प्रकाशन वर्ष भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको क्रम अगर पूछा जाए रचनाओं का तो उसमें भी आप सही तरीके से क्रम लगा सकें। इनके नाटकों में जो महत्वपूर्ण है नाटक कल्याणी परिणय, राजश्री, अजात शत्रु ये पूछा जा चुका है, जनमेजय का नाग यज्ञ। उसके बाद स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? ये चंद्रगुप्त। इसके बारे में भी अपने को विस्तार से पढ़ना होगा क्योंकि स्टेट में सिलेबस में ये चंद्रगुप्त नाटक लगा हुआ है। उसके बाद देखिए आप जानते हैं कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है हिंदी साहित्य में
और उसी मत में एक मत है छायावाद के प्रवर्तक के लिए, तो इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्रगुप्त, ये दो आलोचनात्मक आलोचक हैं जो जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक मानते हैं। आगे रचनाओं की बात करें तो इनकी 3 औपन्यासिक कृति कंकाल, तितली, इरावती, और परीक्षाओं में ये पूछा ही जाता है कंकाल, तितली, इरावती। और इनके निबंध संग्रह की बात करें तो काव्य कला और अन्य निबंध इनके निबंधों में महत्वपूर्ण है। और इनके प्रमुख कहानियों में आप जानते हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल है, इसमें कि आकाशदीप बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। और 2 नोट मैंने आप लिखा है, देखिए ग्राम इनकी पहली कहानी है जो इंदु पत्रिका में छपी थी, और महुआ जो बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसका भी ध्यान रखेंगे। आकाशदीप का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैंने, चूंकि प्रश्न कामायनी से था, तो कामायनी के बारे में विस्तार से चर्चा आपके समक्ष किया है कि कामायनी से एक भी पॉइंट ना छूट पाए अगली परीक्षा में अगर प्रश्न आए, हम ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सामान्य परिचय में प्रसाद की कृति है और ये एक महाकाव्यात्मक कृति है, इसमें कुल 15 सर्ग हैं और सभी सर्गों की चर्चा हम करेंगे। उसके बाद इसके मुख्य पात्र के बारे में देखिए यहाँ दिया गया है, मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। और आप जानते हैं सभी पात्र प्रतीकात्मक हैं, तो मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, और ये जो कुमार है मानव का प्रतीक है। कामायनी के बारे में विभिन्न विद्वानों के क्या मत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कामायनी के संबंध में विद्वानों के मत, और जब आप देखेंगे कि परीक्षा में कोई ना कोई सवाल इससे आ जाता है, तो देखिए नंद दुलारे वाजपेयी जो है कामायनी को मानवता का रचनात्मक इतिहास कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी को क्या कहते हैं? मानवता का रचनात्मक इतिहास। उसके बाद छायावाद का उपनिषद कहा है शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। नगेंद्र कहते हैं मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है नगेंद्र ने। उसके बाद नामवर सिंह ने आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है किसको? कामायनी को। और रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कौन कहते हैं? निराला। ठीक है, तो ये विद्वानों के मत हैं, आप इसको ध्यान से देख लें। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, किसी भी विद्वान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अगर उनसे संबंधित कथन कोई भी रामचंद्र शुक्ल का रहता है तो हम उस पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि कामायनी में नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित कर मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, मानवता का रसात्मक इतिहास। ये वर्ड भी आ सकता है आपको कि कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल के कथन पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। आगे ये कथन है जो मैं आपको बता चुका हूं। आप देखिए कामायनी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रकाशन वर्ष 1935 है और इसका प्रारंभ जो हुआ था वो वसंत पंचमी के 1927 में इसका लेखन प्रारंभ हुआ। और कब खत्म हुआ? शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि 1935 में। लेकिन आपको याद क्या रखना है, 1935 से समापन हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें जो 15 सर्ग हैं, जो पहला सर्ग है वो चिंता है और 15वां सर्ग क्या है? आनंद है। हम प्रत्येक सर्ग के बारे में 2-2 पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि जो जो परीक्षाओं में पूछा गया है उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। किसी भी अनावश्यक बातों को मैंने इसमें इंक्लूड करने से मैं बचाऊं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत चीज है याद करने को। तो देखिए सबसे पहला अपना जो सर्ग है वो है चिंता सर्ग। अब चिंता सर्ग की कहानी से आप सब परिचित होंगे। मैंने संक्षेप में यहाँ पर चर्चा किया है कि यहाँ पर क्या है कि इसमें देव सभ्यता के विध्वंस के बाद मनु की चिंताओं की अभिव्यक्ति है। जैसा आप जान रहे हैं कि चिंता सर्ग नाम ही है, तो मनु चिंतित बैठा है। जब देव सभ्यता समाप्त हो गई तो मनु क्या है? चिंतित बैठा हुआ है। और देव सभ्यता के हर प्रकार के सुख और आनंद उपलब्ध था, लेकिन प्रलय के कारण क्या हो गया? सब कुछ नष्ट हो गया। और इसी प्रलय के बाद चिंता में कौन है? मनु। और अतीत की स्मृतियां मनु को बार बार क्या कर रही हैं? इस सर्ग में, चिंता सर्ग में बेचैन कर रही हैं। और चिंता सर्ग की शुरुआत में दुख बयां करते हुए मनु कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो देव सभ्यता नष्ट हो रही है और प्रलय देखकर चिंतित है कौन? मनु। और ये प्रश्न और ये पंक्ति है, ये पूछा गया है। किस प्रकार से पूछा जाएगा? सबसे पहले तो पूछेगा कि ये पंक्ति किस सर्ग से है। सबसे पहले पूछेगा सर्ग किस सर्ग से है। उसके बाद पूछेगा, अगर और इजी पूछना होगा तो पूछेगा किस रचना से है कि नहीं? सर्ग का नाम पूछ देगा। और यह पूछेगा कि सर्ग का सीरियल नंबर बताइए, पहले सर्ग से है, दूसरे सर्ग से है। तो पहले सर्ग से है
चिंता सर्ग से है और कामायनी कृति से है। और कृति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आता है उस पर डिपेंड करेगा। और ये पूछ सकता है ये काव्य पंक्ति किसकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, तो आप देखिए चिंतित है मनु। इस सर्ग में मनु की चिंता यह है कि जीवन अत्यंत क्या है? नश्वर है, नाशवान है। जीवन क्या है? नाशवान है। और उस पर क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद? जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधिसा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। ठीक है, तो दोनों पंक्तियों को याद रखेंगे। और हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल जहां, ये विशेष तौर पर याद रखेंगे। चिंता सर्ग के बाद जो तीसरा सर्ग है 1369 पर हम चल रहे हैं, जो तीसरा सर्ग है वो है श्रद्धा सर्ग। और श्रद्धा सर्ग आप जानते हैं श्रद्धा हृदय की प्रतीक है जयशंकर प्रसाद की, और यह कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है श्रद्धा सर्ग। इसकी शुरुआत हो रही है श्रद्धा के आगमन से। श्रद्धा जो है गंधर्व देश की यानी राजकन्या है और ललित कलाओं को सीखने के लिए, विभिन्न विभिन्न कलाओं को सीखने के लिए वो देवलोक में आई है, तो सॉरी इस लोक में आई है। क्या है? इसकी शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होती है, ये सर्ग है। और जो कि गंधर्वों की देश की कन्या है। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि श्रद्धा कौन है, तो ये गंधर्वों के देश की कन्या है। और क्यों आई है? तो ये ललित कला को सीखने के लिए आई है। ललित कलाओं के आकर्षण के कारण यह हिमालय की ओर आ गई। उसे देखते ही मनु हर्षपूर्ण विस्मय में पड़ जाता है। जैसे ही मनु श्रद्धा को देखता है तो उसका चिंता क्या होता है? उसकी चिंताएं नष्ट होने लगती है और हर्षपूर्ण विस्मय यानी खुशी से आश्चर्यचकित होता है। और देखिए जयशंकर प्रसाद ने कैसे व्यक्त किया है, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। सहर्ष झटका लगा है, ठीक है, यानी जो इनका विस्मय है वो हर्षपूर्ण था। किसको देखते हुए? श्रद्धा को देखते हुए। श्रद्धा के बारे में भी याद रखेंगे, कहां से आई है? गंधर्व देश की कन्या है और हिमालय में वो ललित कलाओं को सीखने के लिए आई है। अब श्रद्धा अपना परिचय देगी। देखिए इसके बाद श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य सौंदर्य का चित्रण जयशंकर प्रसाद कैसे करते हैं? श्रद्धा के हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। ये किसके बारे में कह रहे हैं? श्रद्धा के बारे में। इसके बाद श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती है। कौन परिचय दे रहा है? देखिए श्रद्धा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। श्रद्धा मनु को अपना परिचय किस प्रकार से दे रही है? भरा था मन में नव उत्साह, बहुत एक्साइटेड थी। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कलाओं का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। यानी गंधर्व कन्या हूं और मुझे ललित कलाओं को सीखना था, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये परिचय दे रही है किसको? श्रद्धा मनु को। तो पूछा जा सकता है ये कौन किससे, संवाद किसका है? देखिए इसमें क्या पूछा जा सकता है कि ये संवाद किसका है? तो संवाद किसका है? श्रद्धा और मनु का है। इसमें श्रद्धा अपना परिचय दे रही है मनु को, और किस सर्ग से लिया गया है? श्रद्धा सर्ग से। आगे जो हमारा सर्ग है वो छठा सर्ग है, वो है लज्जा सर्ग। और लज्जा सर्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति जो आप बार बार परीक्षाओं में देखते होंगे, यहाँ देखिए। लज्जा मानव रूप में आती है और कहती है कि मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, शालीनता सिखलाती हूँ। लज्जा क्या करती है? शालीनता सिखलाती हूँ। और वो श्रद्धा को बता रही है क्या? देखिए इस सर्ग में मनु और श्रद्धा के संबंध में थोड़ा सा तल्खी आ जाती है। तो श्रद्धा और मनु के संदर्भ में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में जयशंकर प्रसाद लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? मनु लोभी हो चला है और हिंसक प्रवृत्ति का हो रहा है, जो श्रद्धा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या है? मनु क्या हो रहा है? लोभी और हिंसक हो रहा है, और जो श्रद्धा को बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी लज्जा उसको बताएगी कि तुम नारी हो, नारी तुम केवल क्या हो? नारी को तुम बताएगी झुकने के लिए। ये देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल पर, पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल पर। गलती मनु की है, फिर भी लज्जा किसको झुकने के लिए कर रही है? नारी को। और आज भी हमारे समाज को संदेश देने का प्रयास किया जयशंकर प्रसाद ने कि नारी अगर सही भी रहती है फिर भी उसको झुकने के लिए कहा जाता है, कहीं न कहीं संकेत देते जाते हैं। तो देखिए लज्जा श्रद्धा को समझाती है कि पुरुष के समक्ष नारी को समर्पण करना होता है, अतः तुम्हें ही झुकना चाहिए। क्या कह रहे हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो। और पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये पंक्ति कहां से ली गई है? ये पंक्ति ली गई है लज्जा सर्ग से, ठीक है। और ये किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद एक और पंक्ति देखिए कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपने स्थिति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। किसको कह रही है? लज्जा कह रही है किसको? श्रद्धा को, कि तुम ही संधि पत्र लिखो। भले ही वो आंसुओं से संधि पत्र हो, लेकिन झुकना तुमको होगा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्थिति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो ये लज्जा सर्ग की पंक्ति है और जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली गई।
आगे हम बढ़ते हैं और ईड़ा जो बुद्धि की प्रतीक है, और देखिए ईड़ा क्या समझा रही है मनु को। इस अंक में मनु के भीतर आत्म आलोचना, मनु जो है अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, आत्म आलोचना कर रहा है, का भाव दिखाई देता है। जब मनु लंबी यात्रा करके सारस्वत नगर पहुंचता है, भाई साहब नगर का नाम सर आप लोग याद रखिएगा, सारस्वत नगर। जब सारस्वत नगर पहुंचता है तो वहां पर इसकी मुलाकात हो रही है किससे? ईड़ा से। और ईड़ा आप जानते हैं कि किसकी प्रतीक है? बुद्धि के प्रतीक है। ईड़ा वैज्ञानिक बुद्धि से संपन्न नारी है, साफ लिख रहे हैं कि ईड़ा जो है वैज्ञानिक बुद्धि से संपन्न नारी है, जिसका आरंभिक वर्णन ही हो रहा है बिखरे अलके जो तर्क जाल। ठीक है, आगे देखिए कैसे श्रद्धा का ईड़ा का परिचय दे रहे हैं, कौन? जयशंकर प्रसाद। अब ईड़ा प्रेरित कर रही है किसको? मनु को। मनु को क्या कर रही है? तुम हृदय की बात मत सुनो। हृदय का किसका प्रतीक है? श्रद्धा का। और बुद्धि का प्रतीक कौन है? ईड़ा। तो अब ईड़ा इसको कह रही है कि तुम बुद्धि की बात सुनो। इसके बाद ईड़ा मनु को प्रेरित करती है कि वह भी बुद्धि के पथ पर चले और प्रकृति के संसाधनों का अधिकतम दोहन करे, करते हुए भौतिक विकास का साधना करे। तो ईड़ा जो है इस तर्क में मनु को आत्मालोचना जैसे कर रहे हैं, वो पंक्ति दी गई है। ये कौन आत्मालोचना कर रहा है? अपना मनु। पागल मैं किस पर सदैव, पागल मैं किस पर सदैव रहा, क्या मैंने ममता ली न मोड़, किसी पर उदारता से रिझा, किससे लगा दी कड़ी होड़। अब देखिए श्रद्धा के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहा है कि किससे लगा दी मैंने कड़ी होड़। और आप देखिए ये, तो ये हमारा एनालिसिस यहीं तक था। मैंने आपको जो है पूरा का पूरा कामायनी और जयशंकर प्रसाद की कृतियों के बारे में बताया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको इस श्रृंखला कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।